हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट क्लास में? आर्टिकल 16। हाँ हाँ ठीक। हो गया था, ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मुझे तो ये नहीं पढ़ाया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके एक्सप्लॉयटेशन से। तो बेसिकली हमने फंडामेंटल राइट्स को ही शुरू किया था, फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को। अभी तक हम फंडामेंटल राइट्स में आपके 22 तक जो राइट्स हैं उनको देख चुके हैं। नेक्स्ट सीरीज आपके राइट्स की है एक्सप्लॉयटेशन के राइट्स दैट आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब ये जो राइट्स हैं ये बेसिकली इसलिए हमें दिए गए ताकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हमारे देश में हो रहा था उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस किया जाए। अभी बताता हूं आपको किस तरह की हिस्टोरिकल इनजस्टिस थी जो देश में हो रही थी और किस तरह से उसको एड्रेस किया गया। अब जिस तरह से हमारे देश में ना फोर्स्ड लेबर हुआ करती थी, फोर्स्ड लेबर समझते हो? जबरदस्ती किसी से काम करवाना, जैसे आप लोगों से जबरदस्ती पढ़वाया जा रहा है। सिमिलरली देयर वाज बेगार। बेगार वॉज कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, मतलब किसी से काम करवा रहे हैं लेकिन उसको वेजेस नहीं दे रहे, उस काम के बदले में उसको कुछ दे नहीं रहे, दैट इज बेगार। तो ये भी सिस्टम हमारे एंशिएंट इंडिया में था, मेडिवल में, और फोर्स लेबर भी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग समझते हो? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एज कैटल्स, ह्यूमन बींग्स को खरीदना और बेचना कैटल्स की तरह। तो ट्रैफिकिंग जो थी वो हो रही थी वुमेन्स की, चिल्ड्रंस की। अब ये ट्रैफिकिंग क्यों हो रही थी? फॉर प्रोस्टिट्यूशन, फॉर ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तो इस तरह से उस चीज को कर दिया गया खत्म। तो आर्टिकल 23 में आपका फोर्स लेबर, बेगार और जो ट्रैफिकिंग है उसको प्रोहिबिट किया गया। आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 में किया गया आपका जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं जो, उनको किसी भी तरह की माइन, फैक्ट्री या फिर और हैजार्डस एक्टिविटीज, उसमें उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। ना हाँ, ना माइंस में, ना फैक्ट्रीज में, ना जो बाकी हैजार्डस एक्टिविटीज है उनमें बच्चों को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो दिस इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ताकि एक्सप्लॉयटेशन किसी की ना की जाए। हाँ, उसके बाद जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है ना, उसमें बोला गया कि कहीं भी एम्प्लॉय नहीं करना है, जो ढाबास है वहां पर भी नहीं करना है। हाँ, अगर कोई फैमिली एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कोई फैमिली रेस्टोरेंट है, वहां कर सकते हो, लेकिन वो भी स्कूल आवर्स के बाद। जब तक स्कूल आवर्स है तब तक वहां पे भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसके अंदर मेंशन्ड है आपके आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, मतलब टोटल देयर आर 4 राइट्स दैट आर मेंशन्ड इन राइट टू फ्रीडम। अब जिस तरह से मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था, प्रियम्बल में मैंने आपको बताया था कि हमने प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट की थी, दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में हमने क्या किया था? प्रियम्बल के अंदर 3 नए वर्ड्स को डाला था। याद है कुछ? कौन से 3 नए वर्ड्स को डाला था? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को हमने प्रियम्बल के अंदर डाला था। अब ये सेकुलर वर्ड हमने डाला प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में, यानी 1976 में। तो क्या उससे पहले हमारा देश सेकुलर नहीं था? 1976 में हमने डाला सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में, क्या उससे पहले देश सेकुलर नहीं था? उससे पहले भी सेकुलर था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देश पहले भी सेक्युलर था, अगर सेक्युलर ना होता तो क्यों आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डाला, उन्होंने डाला, इसका मतलब यह है कि देश पहले से सेक्युलर था। अब देखते हैं ये आर्टिकल्स आपके कौन कौन से हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड 28। अब आर्टिकल 25 कहता है देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस की फ्रीडम होनी चाहिए देश में। कंसाइंस की फ्रीडम मतलब हम अपना जो इनर रिलेशन है वो भगवान के साथ किस तरह से माउंट करते हैं, या भगवान के साथ किसी भी क्रीचर के साथ हम अपना इनर रिलेशन किस तरह से बनाते हैं, दैट इज कंसाइंस। एंड फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। कंसाइंस समझ गए? प्रोफेस का मतलब होता है हम अपने रिलीजियस बिलीव्स किसी को बताएं, आजादी से बता सके कि अभी हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। प्रैक्टिस, जो रिचुअल्स हैं हम उन रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर सके, रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं। प्रोपगेट मतलब हम अपने रिलीजियस बिलीव्स जो है वो किसी को प्रोपगेट कर सके, किसी को सिखा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कन्वर्शन करें, कन्वर्शन इज नॉट अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो प्रोपगेट करने का मतलब है, मैंने आपको बताया मैं हिंदू हूं, हमारा वृंदावन होता है, वृंदावन में ठाकुर जी हैं, ऐसे ऐसे हम वहां पर जाते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, हम ये नाम जपते हैं, वो करते हैं, वो प्रोपगेट। मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि तू नाम जप भाई, तू पूजा कर, इस्लाम में क्या रखा है, वो कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन एक और तरीके से होता है एल्यूरमेंट, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में होता है, मतलब आपको पीस का लैंड का पीस दे दिया, पैसे दे दिए, जॉब्स दे दिए, उस तरह से किसी को लालच देके कन्वर्ट करवाना, तो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट अलाउड। आर्टिकल 26 की बात करते हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जैसे हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, वो रिलीजियस ग्रुप्स अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं। वो रिलीजियस ग्रुप्स अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं, जैसे मदरसा बनाया मुस्लिम्स ने, तो दैट इज अंडर आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो आपको किसी भी रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, एनी रिलीजन। इस तरह से आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, आप किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स दो, बट फीस आप दे सकते हो। फीस इन द सेंस की मतलब कि आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में गए, टेंपल में गए, वहां पर जूते रखने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो क्या है, पब्लिक सर्विस को मेंटेन करने के लिए आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। फीस इज परमिटेड बट टैक्सेस आर नॉट परमिटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 28 कहता है कि जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से होंगे गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस? जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, नहीं, हॉस्पिटल्स की या स्कूल्स की ही बात हो रही है। गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन जो स्कूल्स होते हैं, वहां पर किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए दी जाए। उस तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्कूल्स में जो गवर्नमेंट फंडेड है वहां पर नहीं दी जाएगी। तो ये है आपके आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 विच ग्रांट रिलीजियस फ्रीडम। नेक्स्ट आ जाता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, इनमें भी आपके दो तरह के राइट्स आते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30।
29 और आर्टिकल 30। अब देखते हैं कि आपके आर्टिकल 29 और जो आर्टिकल 30 है वो कहते क्या है। पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 की। तो आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जिनका खुद का कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है। Any sections of individuals having their distinctive language, culture and script shall have the right to protect the same. उनके पास अधिकार है उस चीज को प्रोटेक्ट करने का। कोई भी सेक्शन सिटीजन की जिनका खुद का एक कल्चर है, कल्चर है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है, उनके पास पूरा पूरा अधिकार है उस चीज को प्रोटेक्ट करने का। दैट इज आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 कहता है जो माइनॉरिटीज हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ना दो तरह की माइनॉरिटीज बताई गई, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब जो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी है, जिसके स्पीकर्स कम है। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब जिस रिलीजन के लोग कम है। तो दो तरह की माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई और ये बोला गया आर्टिकल 30 में कि माइनॉरिटीज के पास पूरा अधिकार है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का। उसको एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी। दिस इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 पूरे देशवासियों के लिए, कोई भी सेक्शन हो, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, लेकिन आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली फॉर द माइनॉरिटीज। और माइनॉरिटीज भी दो तरह की, रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये हो गया आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 32 जो कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स तो हमें दे दिए, लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स ही ना करवा पाए तो उन फंडामेंटल राइट्स का फायदा क्या हुआ? फायदा तो तभी होगा ना जब हम उनको एनफोर्स करवा पा रहे हैं। एनफोर्स भी किसके खिलाफ करवाना है? गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट वायलेट करेगी हमारे फंडामेंटल राइट्स के, तो अगर उनको एनफोर्स ना करवा पाए तो उनका क्या फायदा? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डाल दिया आर्टिकल 32 जो कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू करेगा आपके राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए बी आर अंबेडकर ने कहा कि ये जो आर्टिकल 32 है इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी यही और कॉन्स्टिट्यूशन का दिल भी यही है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने में करेगा हेल्प। सो बी आर अंबेडकर सेड इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये है आपकी 5 रिट्स जिनको इशू करती है सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हुए वायलेट और आप गए सुप्रीम कोर्ट के पास उन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। वन बाय वन करके देखते हैं। पहली है आपकी हेबस कॉर्पस की रिट। अगर किसी ने किसी को इलीगली डिटेन किया है, इलीगल डिटेंशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है कि जिस बंदे को इलीगली डिटेन किया गया उस बंदे को मेरे सामने पेश करो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भाई डिटेंशन इलीगल है तो उसको आजाद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। किसकी बॉडी? जिसको डिटेन किया गया है उसकी बॉडी मेरे सामने प्रोड्यूस करो। सेकंड रिट है रिट ऑफ मैंडमस। अब मैंडमस की रिट इशू की जाती है किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ अगर वो पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है। जैसे उसको कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो उसको फंक्शंस अलॉटेड, अगर वो उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ मैंडमस इशू किया जाएगा। मतलब उसको बताया जाएगा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और ये ड्यूटी तुम्हें परफॉर्म करनी है।
लेकिन एक पब्लिक अथॉरिटी है जिसके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता। एनी आइडिया कौन होगा? एक पब्लिक अथॉरिटी है जिसके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता, मतलब उस पब्लिक अथॉरिटी को यह नहीं बोला जा सकता कि तुम अपना ऑफिस का काम क्यों नहीं कर रही हो। थोड़ा और सोचो, थोड़ी और तुक्के मारो, कुछ भी बोल दो। बहुत बहुत हाई लेवल। प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ मैंडेमस की रिट इशू नहीं की जा सकती, मतलब प्रेसिडेंट को नहीं बोला जा सकता कि तुम अपने ऑफिस की ड्यूटी को परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इशू किया जाता है किसी भी हायर कोर्ट के द्वारा किसी लोअर कोर्ट के लिए। हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को। अब हायर कोर्ट कोई भी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हायर कोर्ट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए हायर कोर्ट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और जो हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इशू कर सकती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। कब इशू की जाती है? जब लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर दे, मतलब कोई केस वो सुन रही लेकिन वो केस उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तब वो हायर कोर्ट उसको इशू करती कि तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है इस अपनी जुरिस्डिक्शन को यूसर्व करने के लिए। तो वो क्या करेगी? उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर लेगी। ठीक है। सिमिलरली सर्शरी की रेट होती है। सर्शरी की रेट भी हायर कोर्ट इशू करती है किसी लोअर कोर्ट के लिए, और वो भी इसलिए करती है जब वो जो कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करती है। अब दोनों सेम ही लग रहे हैं, डिफरेंट कहां पे आएगा? ये आएगा तब जब जो केस है वो हो गया, उसकी जजमेंट आ गई। लेकिन ये कब आएगा? जब वो आएगा आपका तब जब केस चल रहा है, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आई है। लेकिन इसमें फाइनल जजमेंट जो है वो आ चुकी है, उसके बाद हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है कि तुमने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया। दैट इज द सर्शरी। लास्ट रिट आती है आपकी द रिट ऑफ क्यू वारंटो। अगर किसी ने किसी पब्लिक ऑफिस को यूसर्व किया है या फिर अपना क्लेम उसने पब्लिक ऑफिस पे रखा है या किसी पब्लिक ऑफिस में वो बैठा है, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उस पब्लिक ऑफिस में बैठने की, तो इसको सुप्रीम कोर्ट इशू करती है बाय व्हाट अथॉरिटी। तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है इस पब्लिक ऑफिस में बैठने की? तुम्हारे पास तो वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो इस तरह से दीज आर द 5 रिट्स दैट आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट के लिए लोअर कोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसको कर सकता है। सिमिलरली इसमें होगा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए हायर कोर्ट क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी, कर सकती है बिल्कुल। अभी तक हमने डिस्कस किया, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक चेक है स्टेट की पावर के ऊपर, ताकि स्टेट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना करे, हमारे ऊपर एट्रोसिटीज ना करे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके एब्सोल्यूट नहीं हैं, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से होनी चाहिए? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल दी थी जब मैं आर्टिकल 19 डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इस बेसिस के ऊपर, मोरालिटी के बेसिस के ऊपर। जो HIV एड्स वाले लोग होते हैं उनकी मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ताकि जो वायरस है वो ना फैले। तो मतलब राइट्स तो हैं लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। थर्ड इज राइट्स आपके यूनिवर्सल भी हैं और सिटीजन स्पेसिफिक भी हैं। यूनिवर्सल की बात करें मतलब सबको दिए गए हैं, सबको दिए गए हैं, सिटीजन्स को भी दिए गए हैं और नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं। और सिटीजन स्पेसिफिक मतलब कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो इस तरह से दीज आर द सम की पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। सिग्निफिकेंस की बात करें फंडामेंटल राइट्स के, तो एक तो हमारी जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी एक्शन हमारे ऊपर ना कर सके। इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं,
मतलब जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है उनके बीच में इक्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। एंड थर्डली जो हमारी डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। तो दीज आर द बेसिकली सिग्निफिकेंसेस ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के, ये बेसिकली डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। डायरेक्टिव्स किसको? स्टेट को डायरेक्टिव्स दिए गए कि आपको जो लॉ बनाना है उसमें आपने इन इन चीजों का ध्यान रखना है। देखते हैं पार्ट 4 में मेंशन्ड है। जैसे हमने देखा था पार्ट 1 में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देश का नाम और देश के अंदर स्टेट्स वगैरह हैं वो। पार्ट 2 में हमने देखा था सिटीजनशिप, किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो छीनी जा सकती है। पार्ट 3 में हमने देखा फंडामेंटल राइट्स। अब पार्ट 4 में हम देख रहे हैं डीपीएसपीस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट 4 में मेंशन्ड है आर्टिकल 36 से आर्टिकल जो हमारा 51 है वो बेसिकली इंश्योर करता है कि डीपीएसपीस दैट आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेचर की बात करें डीपीएसपीस की, तो पहला कि डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने देखे थे वो एनफोर्सेबल थे, मतलब अगर उनकी वायलेशन होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब नॉन एनफोर्सेबल। अगर इनकी वायलेशन होती है तो हम नहीं जा सकते कोर्ट में। फंडामेंटल इन गवर्नेंस, अब नॉन एनफोर्सेबल तो हैं लेकिन फिर भी गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, मतलब अगर सरकार को कोई लॉ बनाना है तो डीपीएसपी को अपने ध्यान में रख के ही लॉ बनाना है। जैसे डीपीएसपी में एक आर्टिकल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर हम काम इक्वल कर रहे हैं तो पे भी इक्वल होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाएगी तो इस चीज को दिमाग में रखेगी कि भाई हमें इक्वल पे देनी है इक्वल वर्क के लिए। तो इस तरह से दीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। बात करते हैं डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव्स की। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स क्या इंश्योर करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। उसी तरह से डीपीएसपी क्या इंश्योर करते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, वी वांट टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट जिसमें हम सबका वेलफेयर कर सकें, और सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देश में हो। तो जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स थे जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करते थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब हमने डीपीएसपी को क्लासिफाई कर दिया 3 पार्ट्स में, मतलब 3 पार्ट्स में हमने डीपीएसपी को कर दिया डिवाइड। पहला हमारा होगा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, अभी थोड़ी देर में देखेंगे सोशलिस्टिक कौन से हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। दूसरा होगा गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो गांधी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स। तीसरा होगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से जो हमारे डीपीएसपीस हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो डिफरेंट हैं ये किस तरह से। पहले आ जाते हैं हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स मतलब जो वेलफेयर के ऊपर बेस्ड है, लोगों का वेलफेयर करें। फर्स्ट इज एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये हमारे पास इतने मीन्स तो हों कि हमारी जो बेसिक जरूरतें हम उन बेसिक जरूरतों को तो पूरा कर सकें। सेकेंड इज इक्वल पे फॉर वर्क, इक्वल वर्क, अगर काम इक्वल किया है तो पे भी इक्वल मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने काम
किया बराबर है लेकिन उनको पे डिफरेंट दी जा रही है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई लेजिस्लेशन हो और चिल्ड्रंस को भी हम प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, किसी एक हाथ में या किसी एक सेट ऑफ पीपल के हाथ में जो वेल्थ है वो कंसेंट्रेट ना हो जाए, उसको इक्वली हम पूरे देश में डिवाइड कर सके अपने सिटीजन्स के बीच में। एंड लास्टली इक्वल जस्टिस, सबको इक्वल जस्टिस मिले, और फ्री लीगल एड, मतलब अगर कोई केस फाइल करना चाहता है कोर्ट में जाकर तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए कि किस तरह से सब कुछ होगा ताकि वो केस को फाइल कर सके। गांधीन प्रिंसिपल्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था गांधी बिलीव करते थे रूरल डेवलपमेंट में, जो देश है वो विलेजेस से जाना जाए, सिटी से ना जाना जाए, तो जो विलेज सेंट्रिक फिलॉसफी थी दैट वाज ऑफ गांधी। एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, हम जो विलेज पंचायत हैं उनको ऑर्गेनाइज करें। सेकंड इज प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, अब गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करके हम कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करें, वही देश की इकोनॉमी को चलाए। थर्ड इज प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जो नशे वाली ड्रिंक्स हैं उनकी प्रोहिबिशन की, उनके स्प्रेड को रोका जा सके। फोर्थ इज एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन उनकी एजुकेशन के बारे में भी कुछ किया जाए और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए भी कुछ किया जाए। एंड लास्टली प्रोटेक्शन ऑफ काउ एंड मिल्क एनिमल्स, जो काउस हैं उनका स्लॉटर ना किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो बाकी के मिल्क एनिमल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। मिल्क एनिमल समझते हो? यस, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से एक क्लास होती है ड्रॉट एनिमल्स दैट आर यूज्ड एज अ बर्डन ऑफ बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं, सामान उठाने के काम आते हैं, डोंकीज, हॉर्सेस, उस तरह के जानवर। हाँ, कैमल भी, हाँ, बट कैमल मिल्क एनिमल भी है क्योंकि कैमल का दूध भी यूज किया जाता है। काऊ, बफलो, गोट, कैमल, इस तरह के आपके मिल्क एनिमल्स होते हैं, तो उन मिल्क एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। तीसरी कैटेगरी आ जाती है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल आ जाता है आपका आर्टिकल 44 दैट सेज यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44, अब आर्टिकल 44 क्या कहता है कि हमारे देश में जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, उनके लिए लॉज जो है वो सेम हो। क्या सेम है सबके लिए? नहीं, क्रिमिनल लॉज तो सेम है लेकिन जो सिविल लॉज हैं वो अलग हैं। जैसे मुस्लिम्स के लिए मैरिज के रूल्स अलग हैं, शादी के, डिवोर्स के, इनहेरिटेंस के अलग हैं, हिंदूज के लिए अलग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सिविल मैटर्स हैं उनमें सबके लिए सेम लॉज हों, अलग अलग लॉज ना हो। तो फर्स्ट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेकंड इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव है उसके बाद जुडिशरी की मेंबरशिप ना हो, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी के ऊपर डोमिनेंस ना कर सके। हमने देखा था फीचर्स में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब इंडिपेंडेंस अब तभी इंश्योर कर पाएंगे जब एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी में उसका रोल ना हो, तो देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। थर्ड इज इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसके लिए भी हम कुछ कर सकें। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे देश के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जामा मस्जिद, इन सब को हम प्रोटेक्ट कर सकें। लास्टली ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो ह्यूमेन हो, मतलब वहां पर लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, बेसिक जरूरतें हैं, वो उनकी वहां पर पूरी की जा सके। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। 15 मिनट बाद ब्रेक दूंगा, ठीक है? पूरा 45 मिनट्स हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर बीच में थक जाओगे।
इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपीज, जो डीपीएसपीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इज वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एक वेलफेयर स्टेट, कि देश के अंदर क्या हो, एक वेलफेयर स्टेट हो। सेकंड, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है पॉवर्टी को कम किया जाए देश में, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इनइक्वालिटी को कम किया जाए और जो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन है उसको भी कम किया जाए। तो दैट इज द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। थर्ड इज बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन। अब बहुत सारे लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट पास करती है, वो डीपीएसपीज को देखकर पास करती है, मतलब जो डीपीएसपीज में प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके ही गवर्नमेंट उन लॉज को पास करती है। लास्टली, पॉलिसी गाइडेंस, गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि कौन सी पॉलिसी जो है वो हमें किस तरह से फ्रेम करनी चाहिए। तो इस तरह से डीपीएसपीज जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं लॉज को, रूल्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज योर डीपीएसपीज वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। अब कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं डीपीएसपीज में और फंडामेंटल राइट्स में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे बात करें अगर हम डिफरेंसेस की, फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसिएबल है, अगर उनको वायलेट किया जाए तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इशू करेगी रिट्स आपके राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। लेकिन डीपीएसपीज नॉन जस्टिसिएबल, अगर सरकार डीपीएसपीज को फॉलो नहीं करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप डीपीएसपीज को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। अब देखो, बनाने को तो डीपीएसपीज को भी एनफोर्सेबल बना सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, बट क्या लगता है आपको क्यों नहीं बनाया होगा इनको एनफोर्सेबल? समझते हो वैसे एनफोर्सेबल क्या होगा? एनफोर्सेबल का मतलब समझते हो? कोर्ट में उनको एनफोर्स करवा सकें या ना करवा सकें। तो थोड़ा सोच के बताओ कि क्या हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सेबल बना दिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्सेबल नहीं बनाया। डालो दिमाग पे जोर, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। हाँ, कुछ नहीं हो। हाँ, थोड़ा सही जा रहे हो, थोड़ा और मॉडिफाई करने की कोशिश करो इसको। नहीं, रिलीजन की तरफ मत जाओ, पैसे की तरफ जाओ। इनइक्वालिटी, हाँ, अच्छा। बेसिकली देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, जो उनको लगा कि अगर हम डीपीएसपीस को एनफोर्सेबल बना देते हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे एक प्रोविजन की मैं एग्जांपल लेता हूं डीपीएसपीस की, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब हो सकता है गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज ही ना हो कि सबको इक्वल पे दे सके। तो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, डीपीएसपीस को उन्होंने नॉन जस्टिसिएबल बना दिया, नॉट एनफोर्सेबल, और इनको बना दिया एनफोर्सेबल। These are enforceable by the courts, these are not enforceable। अब ये प्रोटेक्ट क्या करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी को, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द स्टेट टायरेनी, स्टेट की टायरेनी के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी को। वहीं अगर बात करें डीपीएसपीस की, ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब अगर सरकार को कोई भी लॉ बनाना है तो वो एक बार जरूर देखेगी कि डीपीएसपी की क्या प्रोविजंस हैं, कि क्या हम डीपीएसपी को फॉलो करके लॉ बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका कंपैरिजन हो जाता है बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपीज। अब जिस तरह से देखो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप मुझे बताओ क्या फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को कोई पावर दे रहे हैं या गवर्नमेंट की पावर छीन रहे हैं? छीन रहे हैं गवर्नमेंट की पावर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमें सुप्रेस करना चाहे अगर,
तो फंडामेंटल राइट्स रोक रहे हैं, उनकी पावर को छीन रहे कि नहीं कर सकते आप सप्रेस। लेकिन डीपीएसपी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपने कोई लॉ बनाना है तो डीपीएसपी का यूज करके लॉ बनाओ। तो एक हो गया नेगेटिव, दूसरा हो गया पॉजिटिव। सो दे पॉजिटिव फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटिंग पावर ही नहीं रखी, लिमिटिंग पावर है आपके फंडामेंटल राइट्स, हमारे लिए लिमिटिंग पावर नहीं, गवर्नमेंट के लिए लिमिटिंग पावर। हाँ, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव पावर है। तो इस तरह से दिस वुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। चलो ले लो 5 मिनट की ब्रेक, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू करते हैं। सरदार जी आलू के पराठे।
कर दें शुरू? 5 मिनट और सर, चलो जल्दी से 2 मिनट में रैप अप करो अपने पराठे फिर करें शुरू। खत्म हो गए? थैंक यू। जल्दी जल्दी जल्दी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज करते हैं स्टार्ट। तो जिस तरह से हमारे कुछ राइट्स हैं, तो उस तरह से गवर्नमेंट को लगा कि जब सिटीजन्स कुछ राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उनको कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो दैट्स वाई जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनको कर दिया गया इंसर्ट। अब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, उनको बाद में डाला गया। अब डालने की जरूरत भी क्यों पड़ी? क्योंकि जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, 1975-77 का टाइम पीरियड था, उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट को लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज डालनी चाहिए क्योंकि कहीं हमारे सिटीजन्स अपनी ड्यूटीज को ना भूल जाएं। तो फिर एक गवर्नमेंट कमेटी बिठाती है, दैट वाज कॉल्ड एज स्वर्ण सिंह कमेटी। ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी होती है ये रेकमेंड करती है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को, वो फिर डाली जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करके, दैट वाज कॉल्ड एज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। सो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली जाती हैं। उसके बाद एक और अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज कॉल्ड एज द 86th अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी को डाला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो टोटल कितनी हो गई? 10 + 1 11। तो अभी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनके मेन फीचर्स और वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कौन सी हैं। तो दीज आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि कौन सी हैं, अगर पढ़ोगे एक दो बार तो दिमाग में रहेगा कि हाँ ये एक ड्यूटी है हमारी, ठीक है। तो जैसे पहला, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको माने, दैट मींस अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेशनल फ्लैग और जो नेशनल एंथम है उसकी हम रिस्पेक्ट करें। सेकंड इज चेरिश द फ्रीडम स्ट्रगल आइडियल्स। जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी, लाइक हमने भी फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा, उसमें भी कुछ आइडियल्स थे हमारे, वो एक दो आइडियल बता सकते हो? गांधी आइडियल इज नॉट, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूं, आइडियोलॉजी। गांधी की क्या फिलोसफी थी? गांधी जी की ट्रुथ, नॉन वायलेंस, उसके बेसिस पे उनका सत्याग्रह था। तो इस तरह के जो आइडियल्स हैं उनको हम चेरिश करें, जिसकी वजह से हमें आजादी मिली। अपहोल्ड सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देश की जो संप्रभुता है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको हम अपहोल्ड कर सके। डिफेंड द कंट्री। जब भी कभी जरूरत पड़े
नेशनल सर्विस के लिए हमें बुलाया जाए डिफेंड करने के लिए देश को, हम मना ना करें, दैट इज ऑल्सो अवर ड्यूटी। जो बुलाया जाएगा, अभी बुलाया थोड़ी ना किया है। हाँ, मैं समझा नहीं, एनफोर्स क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मना कर सकता है, मना करे ना। फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है। कर सकते हो मना, बट मना करो मत, देश को जरूरत पड़ सकती है कभी भी। फिफ्थ ड्यूटीज प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। देश में हार्मनी प्रमोट करें और ब्रदरहुड की जो वैल्यूज है उनको प्रमोट करें, और उन प्रैक्टिसेस को छोड़ दें जो डेरोगेटरी हो वुमेन्स के लिए। जैसे ईव टीजिंग वगैरह, स्टॉकिंग वगैरह, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं जो डेरोगेटरी है वुमेन के लिए, उसको हम छोड़ दें। सिक्स्थ इज प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर। जो हमारे देश का कल्चर है उसको हम प्रिजर्व करके रखें, दैट इज ऑल्सो अवर ड्यूटी। सेवंथ ड्यूटी है हमारी, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करें और इंप्रूव करें, मतलब जिस तरह से गंदा ना करें अपने एनवायरनमेंट को। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, और ह्यूमनिज्म। साइंटिफिक टेम्पर से क्या समझते हो? साइंटिफिक तरीके से गुस्सा कंट्रोल करें। 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है कि जो आसपास चीजें हैं हमारे अंदर क्वेश्चनिंग की पावर हो, कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब चीजों को एज इट इज मान ना लें। एक स्पिरिट ऑफ क्वेरी हो, इंक्वायरी हो हमारे अंदर। हाँ। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, वायलेंस को छोड़ें और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करें। 10th ड्यूटी है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। जितने भी स्फीयर्स हैं इंडिविजुअल लाइफ के, उसमें हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ें। एंड लास्टली प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। जो 6 to 11 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो दीज आर बेसिकली द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक दो बार देख लेना इन फंडामेंटल ड्यूटीज को, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, चेरिश द नोबल आइडियल्स, हाँ, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब बात करते हैं नेचर क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप आर्मी में नहीं जाना चाहते हो, कोई फोर्स नहीं करेगा भाई लेने के लिए आपको, मतलब दीज आर नॉट एनफोर्सेबल। अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हो तो कोई आपको कोर्ट में घसीट कर नहीं लेके जाएगा कि क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज दीज आर नॉट एनफोर्सेबल। ये सिर्फ मॉरल और सिविक हैं। इट्स जस्ट अ कोड ऑफ मॉरल प्रिसेप्ट्स कि आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, आपको वायलेंस नहीं करनी चाहिए, आपको औरतों की इज्जत करनी चाहिए, इस तरह से बताया जा रहा है बस आपको। एंड एक रिमाइंडर की तरह काम करती है। रिमाइंडर किस तरह से? कि अगर आपके राइट्स हैं तो राइट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी ड्यूटीज भी हैं। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन यू सम राइट्स, देन यू ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। तो इस तरह से एक रिमाइंडर की तरह काम करती है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एक तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें। राइट्स और ड्यूटीज को बैलेंस करती है कि जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज वो साथ साथ ही जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। नेशनल यूनिटी को प्रमोट करती हैं, जैसे वो कॉमन ब्रदरहुड वाला जो प्रिंसिपल था, दैट प्रमोट्स द नेशनल यूनिटी। और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, मतलब कोर्ट्स फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज करते हैं जब भी उनको कोई लॉ बनाना होता है, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब क्रिटिक्स ने बोला कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज देने का फायदा ही क्या है जब तक आप उनको एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो एक मॉरल कोड ही तो है जिसको फॉलो करना है, क्या फायदा उनको आप एनफोर्स करवा ही नहीं पा रहे हो। इनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी अनक्लियर सी है, मतलब एक ही चीज को हम समझने में हमारे दो दो तरह से उसको हम समझ सकते हैं, तो मीनिंग इज अनक्लियर। एंड लास्टली एडेड लेटर, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला। अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट थी तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसको क्यों नहीं डाला आपने, बाद में क्यों अमेंडमेंट करके उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहे हो। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म्स।
लास्ट है आपका इसमें द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी का मतलब है तीन चीजें। कौन कौन सी तीन चीजें? एक फंडामेंटल राइट्स, एक फंडामेंटल ड्यूटीज और एक आपके डीपीएसपीस। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं कि देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, डीपीएसपीस इंश्योर करते हैं देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या इंश्योर करती हैं? इथिकल डेमोक्रेसी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अंदर एथिक्स हो और आपके अंदर सिविक सेंस हो कि हमें एनवायरनमेंट को साफ रखना है, हमें ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करना है। तो ये तीन पिलर्स की तरह काम करते हैं ये, जिससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की विजन है वो कंप्लीट होती है और एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी जो है, उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमें डिस्कस करना है इमरजेंसी प्रोविजंस। हाँ, ये खत्म हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस को हमने डिस्कस करना है। इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला आपको है। क्या आएगा? नहीं, वर्ल्ड वॉर वाला नहीं आएगा इसमें। हमने इमरजेंसी लगाई नहीं थी वर्ल्ड वॉर में, उस तब तक तो देश आज़ाद ही नहीं था। अभी हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो तो तब लगाएं। क्या नहीं होनी है? होगी शुरू, हो गई। हमने क्यों पार्टिसिपेट करना है? ज्यादा मन कर रहा है पार्टिसिपेट करने का। अच्छा अच्छा, मतलब कि हमारा देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं देखो, अभी वर्ल्ड वॉर खत्म थोड़ी हुई है, ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं हुई है। बट क्या होता है कि जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, पूरी वर्ल्ड वॉर 1 को एक पेज में पढ़ लेते हैं। अब इवेंट कितना, 4 सालों का, मतलब हम हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ते हैं कि इवेंट बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, इवेंट बड़ी देर देर बाद हो रहे होते हैं। अब इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो वर्ल्ड वॉर। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, फिलिस्तीन ने इसराइल पे किया, इसराइल ने फिलिस्तीन पे कर दिया, यूएसए और इसराइल ने मिलकर इराक ईरान पे कर दिया। तो ये जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे तो हम ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर 3 ऐसे शुरू हुई थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है आपकी वो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज जो हम देश में लगा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो ये 3 तरह की जो इमरजेंसीज हैं वो हम लगा सकते हैं। अभी देखते हैं क्या इनके फीचर्स हैं और कौन कौन सी इमरजेंसी जो है हमने कभी अपने देश में लगाई होगी। पहला आ जाता है आपका नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा हो। और कौन लगाता है नेशनल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट को लगे कि देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, नहीं लगाएगा तो मोदी ही लगाएगा, मोदी ही, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास खुद की डिस्क्रिप्शन तो है नहीं। कौन बोलेगा प्रेसिडेंट को? मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही तो बोलेंगे इमरजेंसी लगाने के लिए, बट नाम प्रेसिडेंट का होगा कि प्रेसिडेंट ने लगाई है। हाँ, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने पहले इमरजेंसी लगाई रात को, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह अपनी कैबिनेट को बताया कि भाई मैंने इमरजेंसी लगा दी है। अब इमरजेंसी उस टाइम पे खत्म नहीं की जा सकती थी। फिर जब इंदिरा गांधी का टेन्योर खत्म हुआ तो उसके बाद एक अमेंडमेंट की हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थी 44th अमेंडमेंट। उसमें हमने क्लियरली बोला कि जब तक कैबिनेट नहीं बोलेगी, प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट एडवाइस नहीं करेगी इमरजेंसी लगाने के लिए, तब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। मतलब अगर आज मोदी चाहते हैं कि इमरजेंसी लगाना तो वो नहीं लगा पाएंगे जब तक उनको उनकी कैबिनेट नहीं बोलेगी।
पर उनकी कैबिनेट मना भी क्यों करेगी, है ना। तो ये सेफ गार्ड एक डाल दिया था जी। अभी वही पढ़ेंगे। हाँ बटन, कोई बटन कोई सूटकेस नहीं है जिसका बटन दबाना है। बताता हूं कैसे लगाएंगे। तो तीन बेसिकली ग्राउंड्स होते हैं जिसके ऊपर हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर वॉर डिक्लेयर कर दे हमारे देश के ऊपर, कोई हमारे देश के ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन कर रहा है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो गया, मतलब देश के जो सिटीजन्स हैं वो देश की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार लेकर खड़े हो गए, तब लगा सकते हैं। अब देखो जो आर्म्ड रिबेलियन था ना, पहले नहीं था, पहले इसकी जगह था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई उसको इतना कंट्रोवर्शियल, इतना गलत क्यों कहा जाता है? एनी आइडिया? हाँ अरेस्ट बहुत हुए थे, मारे भी बहुत गए थे। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली इमरजेंसी लगाने की तरीका जो था वो गलत था। इंदिरा गांधी वॉज बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। पहले इमरजेंसी लगाई, उसके बाद कैबिनेट को बताया कि मैंने इमरजेंसी लगा दी। तो बेसिकली उस टाइम के ऊपर तीन थे, एक वॉर थी, एक एक्सटर्नल एग्रेशन था, और तीसरा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंदिरा गांधी ने लगाई इंटरनल डिस्टर्बेंस के इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस के ऊपर उसने इमरजेंसी लगाई। अब हथियार लेके तो सिटीजन्स खड़े नहीं हुए थे, इसलिए इमरजेंसी को बोला गया द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी। इसीलिए 44th अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के वहां पर कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। मतलब अगर सिटीजन हथियार लेकर खड़े होंगे सरकार के खिलाफ तो ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है इस तरह से। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो इमरजेंसी लगाने का कोई ग्राउंड नहीं है। अब वो आप बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, उसके ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा कि क्यों लगाई गई, उसको हम छोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तब नहीं था ये। 44th अमेंडमेंट के बाद हमने कैबिनेट डाला कि अगर इमरजेंसी लगानी तो प्राइम मिनिस्टर हैज टू कंसल्ट द कैबिनेट। इंदिरा गांधी ने पहले लगाई, बाद में कैबिनेट को बताया कि इमरजेंसी मैंने लगा दी। तो अभी तक हम अगर देखें तो इंडिया में 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। 3 times इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड। एक लगाई थी जब हमारी चाइना के साथ वॉर हुई थी 1962 में। उसके बाद जब पाकिस्तान के साथ वॉर होती है हमारी 1965 में, इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पहली इमरजेंसी अभी चल रही थी, उसी के बीच में ही पाकिस्तान भी हमारे ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी इमरजेंसी हमने लगाई 1971 में, अगेन इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971, जिसमें हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था। हाँ, उस टाइम भी इमरजेंसी लगानी पड़ी। और एक इमरजेंसी लगाई हमने 1975 में, वही जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। अब ये जो 2 इमरजेंसीज हैं 1962 और 1971 की, दिस इज एक्सटर्नल इमरजेंसी। हाँ वॉर में आएगा ना, जैसे ये 2 है ना आपकी, ये है एक्सटर्नल इमरजेंसी, दिस इज इंटरनल इमरजेंसी। तो वॉर के बेसिस पे जो लगाई जाए वो है एक्सटर्नल, और ये जो 1975 में लगी ये है इंटरनल इमरजेंसी। तो इस तरह से इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। ग्राउंड्स हमने देख लिए। अब बात करते हैं क्या इमरजेंसी लगाने के लिए एक्चुअल इवेंट का होना जरूरी है, या फिर एक्चुअल इवेंट के हुए बिना भी हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। प्रेडिक्शन मतलब, प्रेडिक्शन बेसिस मतलब कि हमें लगे कि हाँ भाई कोई अटैक करने वाला है तो हम लगा देंगे, ऐसा। यस, बिफोर द एक्चुअल ऑकरेंस भी हम इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर हमें लगे ऐसा कि कुछ होने वाला है। अगर हमें लगे कि भाई यहां से अटैक होगा हमारे ऊपर तो हमें इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो हम लगा सकते हैं उसको। तो इस तरह से बिफोर द एक्चुअल ऑकरेंस वी कैन डिक्लेयर इमरजेंसी।
क्या पूछना कुछ? हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ। नहीं, उनके लॉज अलग है ना, उनके इमरजेंसी की प्रोविजंस अलग हैं, ये हमारे प्रोविजंस हैं। हम अपने देश में कब लगाएंगे? वो दुबई वाले क्या करूं, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है इमरजेंसी को लगाने के लिए वो कैसे और किस तरह से हो सकता है। पहली तो बात, जो प्रोक्लेमेशन है वो इशू करेगा प्रेसिडेंट, मतलब जो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है उसको इशू करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो इमरजेंसी है 1 ईयर तक वो चलती है। एक बार इमरजेंसी लग गई तो इमरजेंसी कब तक चलेगी? 1 साल तक। लोकसभा, अब देखो इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा दोनों हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर अप्रूव करेंगे इमरजेंसी को। लेकिन देखो अगर इमरजेंसी इशू हुई और प्रोक्लेम हुई, लेकिन उसी टाइम के ऊपर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, उल्टा दिख रहा सब कुछ, दुनिया उल्टी हो गई। देखो ये, देखो लोकसभा तो आपका है टेम्परेरी हाउस, वो डिसॉल्व होता है, लेकिन राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होगा। हाँ, जैसे राज्यसभा में क्या होता है, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर, एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और फ्रेश इलेक्शन से वो फिर से 1/3 मेंबर्स भरे जाएंगे। लेकिन लोकसभा का क्या है, हर 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स। वो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर नहीं होता, वो लोकसभा का टेन्योर होता है, मतलब लोकसभा 5 साल बाद खत्म हो जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, फिर फ्रेश इलेक्शंस होंगी और फ्रेश आपकी जो लोकसभा वो बनाई जाएगी, तो ही आपका जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लोकसभा का नया टेन्योर है वो शुरू होगा। जी, वैसे तो ज्यादातर केसेस में इक्वल होगा, लेकिन मनी बिल को पास करने के लिए लोकसभा के पास ज्यादा अथॉरिटी है, राज्यसभा के पास नहीं है। तो अगर टोटली हम देखें तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, राज्यसभा कम है। हाँ, 245 के आसपास मेंबर्स होते हैं, उसमें 552 के आसपास मेंबर्स होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो राज्यसभा को 1 महीने के अंदर इमरजेंसी को अप्रूव करना होता है, और जब लोकसभा फिर से नई बन जाए, नई कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, तो उसको भी 1 मंथ के अंदर अंदर इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। अब बात करें कि इमरजेंसी जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी, अप्रूव करने के लिए कितनी मेजोरिटी की जरूरत है। तो 2 तरह की मेजोरिटीज की जरूरत होती है, एक तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब जितनी टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसकी मेजोरिटी, और उसके अलावा 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे अगर 500 स्ट्रेंथ है तो उसमें से सपोज कर लो 100 तो एब्सेंट ही है, तो बचे कितने? 400। तो उसका जो 2/3 है दैट इज द रिक्वायर्ड मेजोरिटी। अब बात करते हैं इमरजेंसी की ड्यूरेशन की, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं। हाँ, एक बार इमरजेंसी लगा दी गई तो वो फिर 1 साल तक चलेगी। वंस अप्रूव्ड इट विल कंटिन्यू टिल 1 ईयर, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है हर 1 साल के बाद, मतलब पार्लियामेंट्री अप्रूवल लिया जाएगा और उसको 1-1 साल से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और यहां पर कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होता है कि सिर्फ इतने ही सालों के लिए हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, जितने भी सालों के लिए हम चाहें उसको हम लगा सकते हैं। लेकिन एक बार इमरजेंसी अप्रूव हो जाए और वो इट लास्ट 6 मंथ्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, उसको हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई टाइम पीरियड उसके लिए नहीं है। रेवोकेशन की बात करें कि इमरजेंसी को हटाया किस तरह से जा सकता है, तो एक तो प्रेसिडेंट के पास पावर है,
कि प्रेसिडेंट एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन इशू करेगा और उससे इमरजेंसी को खत्म कर दिया जाएगा। लोकसभा भी अगर चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके इमरजेंसी को खत्म कर सकती है। तो इस तरह से ये दो मैकेनिज्म है इमरजेंसी को रिवोक करने के, मतलब खत्म करने के। कर सकते हैं जब उनको लगे कि जो सिचुएशन थी वो खत्म हो गई है तो उसको कर सकते हैं। या तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू कर देगा कि भाई खत्म करो, या फिर लोकसभा रेजोल्यूशन पास करके बोल देगी उसको खत्म करो। अब बात करते हैं कि जो लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है आपकी इमरजेंसी का, मतलब उनका जो टाइम पीरियड वो कैसे एक्सटेंड किया जाता है। जैसे लोकसभा का कितना टेन्योर है, 5 इयर्स का, तो 1 साल तक लोकसभा का टेन्योर एक्सटेंड कर देते हैं इमरजेंसी में। 1 साल हो गया, फिर से एक और एक्सटेंशन दे देंगे उसको 1 साल की, मतलब जब तक इमरजेंसी चलती रहेगी 1-1 साल की एक्सटेंशन लोकसभा को मिलती रहेगी। लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो इनको भी सेम 1-1 साल की एक्सटेंशन जो होगी वो मिलती रहेगी। तो इस तरह से इट इज एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली। अब बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका स्टेटस क्या होता है इमरजेंसी के टाइम पीरियड में। अब आपको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स को कर दिया जाता है सस्पेंड, मतलब सस्पेंड भी नहीं किया जाता, उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब उनको, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते उनको एनफोर्स करवाने के लिए। राइट्स आपके थ्योरेटिकली अलाइव हैं, थ्योरेटिकली तो जिंदा है, लेकिन उनको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता इमरजेंसी के टाइम पीरियड में। लेकिन 2 आपके फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कभी नहीं मरते, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। मतलब अगर इमरजेंसी लगी भी है तो भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जिंदा रहेंगे। कुछ याद है क्या थे आर्टिकल 20 और 21? हाँ, प्रोटेक्शन। आर्टिकल 20 था प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट। अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको प्रोटेक्शंस ऑफर की जाती हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो वो किसमें थे सारे? आर्टिकल 20 में। सिमिलरली आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो 2 आपके राइट्स हैं ये कभी भी डेड नहीं होते, चाहे आपकी जो इमरजेंसी है वो भी क्यों ना लगी हो। अभी हमने देख ही लिया कि कब कब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, बताइए अब आप कब कब करी गई थी? पहली 62 में, वेरी गुड। दूसरी 71 में, 75 में, यस। इन 3 बार इमरजेंसी को इंडिया में डिक्लेयर किया गया है। अब नेक्स्ट टाइप आ जाती है इमरजेंसी की जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ, इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब इसके लिए हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। बात करते हैं कि ये स्टेट इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट है जो, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, स्टेट में काम करना बंद कर गई, तो प्रेसिडेंट या तो सू मोटो
अपने ही तरीके से इन द सेंस की अपनी ही रिपोर्ट के ऊपर वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देगा, या फिर गवर्नर एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, आप यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाओ। 365 कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको मानने से मना कर दे, तो भी प्रेसिडेंट को लगेगा कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो काम नहीं कर रही स्टेट में, तो भी प्रेसिडेंट रूल जो है वो उस स्टेट में लगा दिया जाएगा। अब बात करें कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाया, कितनी बार लगाया गया, तो मोर देन 100 टाइम्स देश में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 बार लगाई गई, प्रेसिडेंट रूल मोर देन 100 टाइम्स देश में लगाया गया। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल की, कि जो इमरजेंसी है उसको अप्रूव कैसे किया जाता है और कितने टाइम पीरियड के लिए उसको अप्रूव किया जाता है। जैसे प्रोक्लेमेशन इशू कौन करेगा, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें तो हां, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के लिए उनको दिया जाता है 2 महीने का टाइम। ध्यान देना, नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना था, प्रेसिडेंट रूल में 2 महीने उनको दिए जाते हैं अप्रूव करने के लिए। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो राज्यसभा तो उसको अप्रूव कर दे 2 मंथ्स के अंदर, तो जब आपकी लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी वो भी सब्सिक्वेंटली उसको अप्रूव कर दे। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री अप्रूवल दिया जाता है। अब बात करें ड्यूरेशन की, कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। इनिशियली जब उसको अप्रूव किया जाता है तो अप्रूवल उसका होता है 6 मंथ्स के लिए, और हर 6 मंथ्स के बाद उसको वापिस से अप्रूव करना पड़ता है। और मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो 3 साल से ऊपर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता। मैक्सिमम लिमिट प्रेसिडेंट रूल की 3 इयर्स, और उन 3 सालों में भी किस तरह से, हर 6-6 महीने में प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके लिए। लास्ट आपकी इमरजेंसी आती है योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, अब ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आती है आपकी आर्टिकल 360 में, और ये भी कब लगाई जाएगी, जब हमारे देश के क्रेडिट को व्हेन द क्रेडिट ऑफ द कंट्री, या फिर देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, either credit of the country or financial stability of the country is under threat। वो थ्रेट फेस कर रहा है तो प्रेसिडेंट उसके बाद इसको डिक्लेयर कर देगा। अब बात करते हैं इसके अप्रूवल को किस तरह से किया जाता है। एक तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन को इशू करेगा, दूसरा दोनों हाउसेस को उसको अप्रूव करना पड़ेगा, लोकसभा एंड राज्यसभा। टाइम पीरियड दिया गया दोनों के लिए 2 मंथ्स, 2 महीनों में उनको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर इन बिटवीन लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिना अप्रूव किए, तो जब नई लोकसभा बनेगी वो उसको अप्रूव कर देगी। इन द मीन टाइम जो राज्यसभा है वो उसको ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है। ड्यूरेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया कि कितनी देर तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी को इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए लगाया जा सकता है। इनडेफिनेट मतलब कितने भी टाइम पीरियड के लिए,
ये नहीं बताया कि 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 10 नहीं, जितनी मर्जी टाइम पीरियड के लिए लगाना चाहो लगा सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली आज तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। अब ग्राउंड क्या हो सकता था फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का? जैसे 1990s में देश में क्राइसिस आया था, सुने? बुक में है, एनसीईआरटीज में, एलपीजी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो बहुत कम था। अब फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत होती है जो हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं उसके इंपोर्ट के लिए, उसको पे करने के लिए, तो अब वो बहुत कम था। तो वी वेंट टू आईएमएफ फॉर द हेल्प। आईएमएफ के पास जाते हैं हेल्प के लिए और आईएमएफ कहता है कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने देश में लाओ। लाइक आईएमएफ ने बोला एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आओ। क्या थे एलपीजी रिफॉर्म्स? यस, वेरी गुड। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आओ। तो उस टाइम पे भी हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने देश में डिक्लेयर नहीं करी। तो इस तरह से दीज आर योर इमरजेंसी प्रोविजंस। थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने जो देखा। तो पार्ट 18 में क्या था? आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस। जिस तरह से आपके पार्ट 1 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 1 में आपका यूनियन एंड टेरिटरीज है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपीज, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज, उसी तरह से पार्ट 18 में है आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस। टोटल कितने पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के? बहुत ज्यादा हो गया, उल्टा बोल दिया, 52, 25 पार्ट्स है। आर्टिकल 352 हमने देखा, नेशनल इमरजेंसी। डिक्लेरेशन देखा, किन किन ग्राउंड्स पे उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन कौन से ग्राउंड्स थे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। थ्री 356 हमने देखा, दैट वाज द प्रेसिडेंट्स रूल। इसको भी लगाने के दो तरीके, एक जब प्रेसिडेंट को लगे कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई तब भी लगा सकता है प्रेसिडेंट, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी हो स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट ने उस डायरेक्शन को मानने से कर दिया हो मना, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगा सकती है। मोर देन 100 टाइम्स दिस हैज बीन इम्पोज्ड। आर्टिकल 360 की बात करें तो दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक हमने अपने देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई। इन आर्टिकल्स को रहने देते हैं, हमारे काम के नहीं हैं। तो मैंने आपको बताया था जब इमरजेंसी लगती है तब भी हमारे दो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं। वो कौन से फंडामेंटल राइट्स थे? 20 एंड 21। 20 वॉज प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट, अगर किसी को अरेस्ट किया गया उसको भी कुछ हमने प्रोटेक्शंस दी हुई हैं, राइट्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 21 वाज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंटरनल डिस्टरबेंस पहले यूज किया जाता था, उसको हमने रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या डाल दिया? आर्म्ड रिबेलियन। अमेंडमेंट की 44th, कब की? 1978 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक देश में कभी भी डिक्लेयर नहीं की गई। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, दैट वाज एसआर बोमाई केस। अब ये जो एसआर बोमाई केस था दैट वाज द लैंडमार्क केस फॉर आर्टिकल 356। इसमें बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो किस तरह से लागू करना चाहिए। इस तरह से आर्बिट्रेरीली उसको लागू नहीं किया जा सकता, उसको लागू करने के लिए भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस वाज द चैप्टर ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। नहीं, अभी कहाँ खत्म, अभी पॉलिटी रहती है आपकी 2 क्लासेस और।
हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ एक मैंने भिजवाया भी है, आपको आ जाएगा 1-2 घंटे में, ये वाला भी भिजवा दूंगा। ठीक है, क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट तो नहीं है? किसके, पॉलिटी के, हिस्ट्री के? हम्म, तीन तीन पीडीएफ।